सर्वदेशीयवाद एक ऐसा महान विचार है जिसका मूल मंत्र है मैं विश्व का नागरिक हूँ। यह सिद्धांत मानता है कि संपूर्ण मानवता एक एकल नैतिक समुदाय है जहाँ भौगोलिक सीमाएं और राष्ट्रीय पहचानें गौण हैं। इसका मुख्य आधार सभी मनुष्यों की समान नैतिक गरिमा और उनकी साझा विवेकशीलता रीजन है। सर्वदेशीयवाद के अनुसार हमारी प्राथमिक निष्ठा किसी एक देश के प्रति नहीं बल्कि पूरी मानवता के प्रति होनी चाहिए। इस विचार की ऐतिहासिक जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। यूनानी दार्शनिक डायोजीन्स ने स्वयं को विश्व का नागरिक घोषित कर इस अवधारणा की प्रथम नींव रखी थी। बाद में स्टोइक दर्शन स्टोइक फिलॉसफी ने लोगोस यानी साझा तर्कशक्ति के माध्यम से वैश्विक एकता का संदेश दिया। स्टोइक्स का मानना था कि हर मनुष्य दो समुदायों का सदस्य है, एक वह जहाँ वह पैदा हुआ है और दूसरा मानवता का महान समुदाय। आधुनिक काल में इमैनुएल कांट ने इस विचार को राजनीतिक मजबूती प्रदान की। अपनी प्रसिद्ध कृति चिरस्थायी शांति परपेचुअल पीस में उन्होंने वैश्विक शांति का एक विस्तृत खाका पेश किया। कांट ने आतिथ्य के अधिकार राइट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की वकालत की, जिसका अर्थ है कि किसी भी विदेशी के साथ किसी दूसरे देश की भूमि पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उनका अंतिम लक्ष्य एक विश्व संघ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की स्थापना करना था जो युद्धों को समाप्त कर सके। सर्वदेशीयवाद के मुख्य रूप से तीन रूप दिखाई देते हैं। नैतिक सर्वदेशीयवाद मानवता के प्रति हमारी सार्वभौमिक जिम्मेदारी पर बल देता है, जैसे गरीबी या आपदा में वैश्विक मदद। राजनीतिक सर्वदेशीयवाद वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूएन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को मजबूत करने का समर्थन करता है। वहीं सांस्कृतिक सर्वदेशीयवाद दुनिया की विविध संस्कृतियों के मेलजोल और वैश्विक संस्कृति का उत्सव मनाता है। निष्कर्षतः सर्वदेशीयवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद और सीमाओं की उस कट्टरता का विरोधी है जो मनुष्यों को आपस में बांटती है। आज के वैश्वीकृत युग में वैश्विक न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा जैसे बड़े संकटों के समाधान के लिए यह विचारधारा अत्यंत अनिवार्य हो गई है। यह हमें याद दिलाता है कि अंततः हम सब एक ही ग्रह प्लैनेट के निवासी हैं। आधुनिक सर्वदेशीयवादी विचारकों में डेविड हेल्ट का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सर्वदेशीय लोकतंत्र कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की अवधारणा दी, जिसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यूएन जैसी वैश्विक संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण करना है ताकि दुनिया के हर नागरिक की आवाज़ वैश्विक निर्णयों में शामिल हो सके। वहीं मार्था नसबॉम ने शिक्षा को इसका आधार माना है। उनका तर्क है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल राष्ट्रवादी नागरिक बनाना नहीं, बल्कि छात्रों में विश्व नागरिकता के गुणों का विकास करना होना चाहिए, जिससे वे पूरी मानवता के प्रति करुणा और समझ विकसित कर सकें। वैश्विक न्याय और गरीबी के मुद्दे पर थॉमस पोगे ने क्रांतिकारी विचार रखे हैं। उनका मानना है कि वैश्विक गरीबी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि समृद्ध देशों द्वारा किया गया मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि वर्तमान वैश्विक आर्थिक ढांचा गरीबों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में चार्ल्स बेट्स तर्क देते हैं कि जिस प्रकार एक देश के भीतर संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा होता है, वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों का वैश्विक पुनर्वितरण ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन भी अनिवार्य है, क्योंकि संसाधनों पर किसी एक राष्ट्र का नहीं बल्कि पूरी मानवता का हक है। समकालीन दौर में उत्तरराष्ट्रीय नागरिकता पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यासेमिन सोइसल के अनुसार अब अधिकारों का आधार केवल राष्ट्रीय नागरिकता नहीं रह गया है, बल्कि मानवाधिकार सर्वोपरि हो गए हैं। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से शरणार्थियों और प्रवासियों के अधिकारों की वैश्विक मान्यता में दिखाई देती है। आज एक जागरूक नागरिक की निष्ठा केवल अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जलवायु परिवर्तन और वैश्विक महामारी जैसे वैश्विक मुद्दों के प्रति भी समान रूप से जुड़ाव महसूस करता है। हालांकि सर्वदेशीयवाद के मार्ग में कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। आलोचकों का मानना है कि यह अक्सर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का रूप ले लेता है, जहां पश्चिमी मूल्यों को पूरी दुनिया पर थोपने का प्रयास किया जाता है। साथ ही वैश्विक संस्थाओं में लोकतांत्रिक घाटा डेमोक्रेटिक डेफिसिट देखा जाता है, क्योंकि वहां पारदर्शिता की कमी है और कुछ शक्तिशाली देशों का ही दबदबा रहता है।
इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में उग्र राष्ट्रवाद और स्थानीय पहचानों के प्रबल होने से वैश्विक एकता के विचार को धक्का लगा है। निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन, परमाणु सुरक्षा और वैश्विक निर्धनता जैसी समस्याओं का समाधान कोई भी देश अकेला नहीं कर सकता। इन साझा वैश्विक संकटों के लिए साझा विवेक, शेयर्ड रीजन और वैश्विक सहयोग ही एकमात्र समाधान है। साइमन केनी ने सर्वदेशीयवाद की नैतिकता को समझने के लिए इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। कमजोर सर्वदेशीयवाद, वीक कॉस्मोपॉलिटनिज्म, यह मानता है कि हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने देश और साथी नागरिकों के प्रति है, लेकिन बाहरी लोगों के प्रति भी हमारे कुछ न्यूनतम नैतिक कर्तव्य होने चाहिए। इसके विपरीत मजबूत सर्वदेशीयवाद, स्ट्रॉन्ग कॉस्मोपॉलिटनिज्म का तर्क है कि न्याय और समानता के सिद्धांत सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होने चाहिए, चाहे उनकी नागरिकता या जन्म का स्थान कुछ भी हो। यह राष्ट्र की सीमाओं को नैतिक रूप से अप्रासंगिक मानता है। आज की वैश्विक व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। डेविड हेल्ड और डैनियल आर्किबुगी जैसे विचारकों के अनुसार IMF, WTO और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाएं दुनिया की आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। इनकी निर्णय प्रक्रिया अक्सर अपारदर्शी होती है और इन पर कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों का ही नियंत्रण रहता है। इसके समाधान के रूप में सर्वदेशीय लोकतंत्र, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का प्रस्ताव दिया गया है, जो वैश्विक स्तर पर भी लोकतंत्र और जवाबदेही की वकालत करता है। सर्वदेशीयवाद के वैचारिक आधार को समझने के लिए कुछ प्रमुख ग्रंथ मील का पत्थर साबित हुए हैं। चार्ल्स बी चिकी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, 1979 ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता को शामिल किया, जबकि एंड्रयू लिंकलेटर ने अपनी पुस्तक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी 1998 में राजनीतिक समुदायों के बदलते स्वरूप की व्याख्या की। उल्विच बेक ने वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी 1999 के माध्यम से बताया कि आधुनिक युग के जोखिम जैसे परमाणु खतरा या महामारी अब सीमाओं में नहीं बंधे हैं, इसलिए समाधान भी वैश्विक होने चाहिए। 21वीं सदी की शुरुआत में युर्गन हेबरमास ने अपनी कृति द पोस्ट नेशनल कॉन्स्टेलेशन 2001 में राष्ट्र-राज्य से परे एक नई व्यवस्था का खाका खींचा। वहीं थॉमस बोगे की वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स 2002 ने वैश्विक गरीबी को एक मानवाधिकार समस्या के रूप में स्थापित किया। डेविड हेल्ड की पुस्तक डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल ऑर्डर 1995 सर्वदेशीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे व्यवस्थित और प्रभावशाली कार्य माना जाता है। हालांकि संप्रभुता का मोह और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का डर इसके मार्ग की बड़ी चुनौतियां हैं। आज के दौर में जब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट पूरी मानवता के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो विश्व नागरिकता, वर्ल्ड सिटीजनशिप का विचार केवल एक सपना नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक उत्तरजीविता के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।